Hello class. So moving to the next question. Today we are going to solve questions from section B. Okay. तो अगर मैं सेक्शन बी के पहले क्वेश्चन की बात करूं तो इट इज x cos 60 प्लस y cos 0 प्लस sin 30 माइनस cot 45 इक्वल्स 5. ये आपके पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इन्होंने यहाँ पे बता रखा है. ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है और ये क्वेश्चन जैसे आपके सामने आया होगा आपको सबसे पहली बात ये मतलब पता होनी चाहिए कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज एट सम स्पेसिफिक एंगल्स. 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे आपकी जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं उसकी वैल्यूज क्या क्या हैं. एंड आई एम होपिंग सो कि अभी तक सिंस आप लोग सारे चैप्टर्स से डन हो चुके हो तो आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए. मैं डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं. सो दिस वुड बिकम x cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. ठीक है ना, ये लिख लो आप. cos 0 की वैल्यू होती है 1. ठीक है ना, ये cos 0 है और इसकी वैल्यू क्या होती है 1. y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y ही बनेगा. प्लस sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cot 45 इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 दैट इज 1 ओनली और ये वैल्यू बन जाती है 5 के इक्वल. इसे अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो ये किसके इक्वल होता है. लेट्स सी, अगर मैं x इंटू 1/2 करता हूं, ठीक है, सॉरी इट्स माय बैड, इसके आगे मैं सॉल्यूशन को प्रोसीड कर रहा हूं तो ये बनेगा x/2 प्लस y प्लस 1/2 माइनस 1 इक्वल्स 5. इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप एक काम करो, ये इन सारी चीजों को अगर मैं उधर ट्रांसपोज कर दूं तो ये क्या बनने वाला है, ये बनेगा x/2 प्लस y माइनस 1/2 इक्वल्स 5. आप एक काम करो, आप इस माइनस 1/2 को ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में और आप इस वाले पार्ट को अलग से सॉल्व कर लो. देखो ये क्या होने वाला है, ये बना y/1. अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x प्लस 2y अपॉन 2. एक बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है ना, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शंस को ऐड करना रहा और आपको वो एडिशन कॉम्प्लिकेटेड लगे, लाइक a प्लस बी को अगर मैं c प्लस डी से ऐड कर रहा हूं, सिंपल से काम करना है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो. अगर मैं d को a से मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा ad, b को c से मल्टीप्लाई कर दो ये बन गया bc, बीच में जो सिंबल था प्लस का वो मैंने दे दिया, और b को d से मल्टीप्लाई कर दो, इट वुड बिकम bd ओनली. ये बेसिकली क्लास 5 का मैथमेटिक्स है कि आप कैसे फ्रैक्शंस को ऐड करते हो. ठीक है ना, ये इसका सिंपलर ट्रिक है. तो वही काम मैंने किया है, मैंने x को 1 से मल्टीप्लाई किया, दिस वुड बी x. 2 को y से मल्टीप्लाई किया, दिस वुड बी 2y, और 2 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके लिख लिया यहाँ पे 2. ये माइनस 1/2 उधर जाएगा तो बनेगा आपका प्लस 1/2. सो अगर मैं 5 प्लस 1/2 इसे मैं लिख लेता हूँ और इसे मैं आगे अगर सॉल्व भी करूँ तो ये 5/1 हो गया ना. वो वाला मेथड हम याद रखेंगे यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है. ठीक है, कि हम कैसे यहाँ पे फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं. वो एलसीएम वो भी ठीक है, वो मतलब ठीक है, हम लोगों ने बचपन से वही पढ़ा है, बट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस में ना आपको ऐड करने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ये वाला ट्रिक आप याद रखेंगे. तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x प्लस 2y अपॉन 2, 1 और 2 है ना, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा, 5 इंटू 2 करेंगे तो ये बनने वाला है 10. तो ये बनेगा 10 प्लस 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस 2y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11 के इक्वल. और आपका आंसर क्या होगा 11. आपको यही निकालना था ना, x प्लस 2y की वैल्यू. ठीक है, तो ये वैल्यू 11 के इक्वल. आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस वन. वी नीड टू इवेल्युएट tan स्क्वायर 60 अपॉन sin स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री. सिंपल वैल्यूज पुट करने की बात होती है हमें. आपको ये पता होनी चाहिए कि tan 60 की वैल्यू क्या होती है. क्या होती है tan 60 की वैल्यू? ऑल गुड, आई होप यू हैव गॉट दिस वन. tan 60 की वैल्यू होती है √3. अगर मैं बात करूं sin 60 की, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, ये वैल्यू होती है √3/2. एंड टॉकिंग अबाउट cos 30, तो आपके cos 30 की भी वैल्यू क्या होती है, ये √3/2 के ही इक्वल होती है. बस ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा. tan स्क्वायर 60 मतलब tan 60 का आपको स्क्वायर करना है तो ये बनेगा √3, इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन sin स्क्वायर 60 मीन्स sin 60 को आप स्क्वायर करने वाले हो. sin 60 की वैल्यू √3/2 बनती है तो ये करोगे आप √3/2 और इसका स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है, आप ये भी लिख लो √3/2 और इसका भी आप क्या कर दोगे स्क्वायर. अब मैं फर्दर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, दिस इज योर होमवर्क, डू सॉल्व दिस क्वेश्चन, और जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आप कमेंट्स में बताओ. ठीक है, वो आपको जुडिशियली यहाँ पे
सॉल्व करना है. सो यू नीड टू solve it further at your home. Moving to the next question, we have this one. We need to find the zeros of the polynomial x square plus 4 by 3x minus 4 by 3. ठीक है, ये रहा आपका पॉलिनोमियल. मैं एक काम करता हूं, मैं सेम पॉलिनोमियल यहां पे लिख करके इस सॉल्यूशन को आगे प्रोसीड करता हूं. 1 सेकेंड. या तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई 3x माइनस 4 बाई 3. आप एक काम करो, आप इस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर बाई 1 लिख सकते हो ना. आप देख लो 1 3 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा. ये यहां पे बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 4x और ये रहा यहां पे माइनस 4. अगर मैं इसी पॉलिनोमियल को, ये अभी पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को अगर मैं रिफ्रेम करना चाहूं, मैं अगर अलग तरीके से लिखना चाहूं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, ये जो 3 नीचे है ना, आप एक काम करो, आप यहाँ पे 1/3 को कॉमन निकाल लो. ये 1/3 आप जैसे कॉमन निकालोगे ना, अंदर आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग टिल हियर. अब हमें करना क्या है, आपको निकालने जीरोस. जीरोस निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बट हम लोग यहाँ क्या करेंगे ना, सिंपल फैक्टराइजेशन वाले मेथड से जाएंगे. ठीक है, बचपन से बनाते आ रहे हैं. सो आई होप कि आप लोग अभी तक ये समझ गए हो कि इसे अब हम फैक्टराइज करेंगे कैसे. तो एक काम करिए, 1/3 तो कुछ फैक्टराइज करने का मतलब बनता नहीं है, तो आप इस 1/3 को यहीं रहने दो, इसको बाहर रखते हैं. अंदर रहेगा अपना 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4. तो आपको बेसिकली इस वाले चीज को फैक्टराइज करना है. 1/3 को हम बाहर रहने देंगे. आपको पता है क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करते हैं. सॉरी क्या हो गया, क्या फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 4 करेंगे तो बनेगा आपका माइनस 12x स्क्वायर. ठीक है, आप इसको कुछ ऐसे ब्रेक करो ना कि उन फैक्टर्स को ऐड करने के बाद 4x के इक्वल है. तो मुझे समझ में आता है कि सर 12x स्क्वायर बनेगा कैसे. अगर मैं 6x और 2x का पेयर कर लू ना, तब ये कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके ये 4 बनता है. और कैसे बनेगा, 6 और 2 का अंतर ही 4 होता है, जोड़ के 2 हमेशा 8 बनने वाला है. साइन आपको चाहिए निगेटिव, नॉट निगेटिव, बेसिकली यहां पे आप इस 4x का साइन देखेंगे, 4x का साइन प्लस है ना, तो आपका जो बड़ा वाला ये 12x स्क्वायर को मैंने 6x और 2x में ब्रेक कर लिया. आपको इन टर्म्स को ऐसे रखना है कि जोड़ने के बाद ये प्लस 4x दे. अगर पॉजिटिव नंबर चाहिए तो बड़े को प्लस कर दो और छोटे को माइनस कर दो. देखो प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया और 6 दूनी 12 भी होता है. डन. ये दोनों फैक्टर्स आप यूज कर लो यहां पे. ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 4. आई होप यू हैव गॉट दिस थिंग टिल हियर. अब करेंगे क्या हम इसमें, आपको दिख रहा है कि सर 3x हम कॉमन निकाल सकते हैं. अगर आप 3x कॉमन ले लोगे तो बनेगा x प्लस 2. यहाँ पे माइनस 2 कॉमन ले लोगे आप तो ये भी बनेगा x प्लस 2. गॉट इट ना. ये बना 1/3, यहां पे आ गया 3x माइनस 2 मल्टीप्लाइड x प्लस 2. आपने इस पॉलिनोमियल को यहां पे फैक्टराइज कर लिया. आपको निकालना क्या है, आपको अल्टीमेटली निकालने हैं जीरोस. ठीक है, तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं कि जब पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर लोगे ना, तो अब उससे इक्वेट कर दो जीरोस. गॉट इट. तो अगर मैं इसके जीरोस के लिए बात करूं, ठीक है, फॉर फाइंडिंग द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आप क्या करोगे, इसको जीरो से इक्वेट करोगे. तो आप थोड़ा सा ना ये सेंस लगा के देखो. मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको अगर जीरो से इक्वेट करूं जीरोस निकालने के लिए, तो क्या होता है, अगर मैं यहां पे क्या दिख रहा है आपको 1/3, इसको a मान लेते हैं, अगले एक्सप्रेशन को b मान लेते हैं और उसके अगले एक्सप्रेशन को c मान लेते हैं. अगर a इंटू बी इंटू सी जीरो हुआ तो ये कब हो सकता है, तो एक लॉ है मैथमेटिक्स में जिसको हम जीरो प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं. जीरो प्रोडक्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर a इंटू बी इंटू सी जीरो हुआ ना, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. पॉसिबिलिटी ये है कि या तो a जीरो हो जाए, या तो b जीरो हो जाए, या फिर c जीरो हो जाए. क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट आपको जीरो चाहिए, सिंपल एक रीजन हो सकता है कि कोई ना कोई एक जीरो हो या सब जीरो. ठीक है, तो वही काम हम यहां भी करें. अगर 1/3 को देखो तो मैं 1/3 को जीरो से इक्वेट कर ही नहीं सकता भाई. कांस्टेंट 1/3 क्यों जीरो बनेगा. जीरो कौन कौन हो सकते हैं, जीरो हो सकता है आपका 3x माइनस 2 और एक हो सकता है आपका x प्लस 2. तो अगर मैं 3x माइनस 2 इक्वल्स जीरो लेता हूं, व्हाट इट इंप्लाइज, इट इंप्लाइज कि x की वैल्यू बनेगी 2/3 और यहाँ पे x प्लस 2 को अगर जीरो करूंगा ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या बनेगी, -2. तो आपके ये दो जीरोस आने वाले हैं फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू हैव गॉट दिस वन. ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से बनाने का
ट्राई करो, ठीक है ना। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव दिस वन। एक बात और, अगर मैथ्स में आपको कभी भी सवाल बड़ा दिखे या थोड़ा सा लेंदी दिखे ना, तो क्वेश्चन को दिखे घबराते नहीं, ठीक है। आप ऐसा सोचो कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा इंफॉर्मेशन होंगे आपके पास और उसको आप उतनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन ये है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल आर 2a, a-7। आप मान लो कि ये आपका बन गया सर्कल, ठीक है। ये रहा इसका सेंटर। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने क्या बता रखे हैं? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स इन्होंने बता रखे हैं 2a, a-7। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। देखिए ये जो छोटा छोटा चीज है ना, इसे ख्याल में रखेंगे। यहां पे क्या लगे हैं? वैल्यूज। ऐसे तो हो सकता है ना कि एक ही एक वैल्यू या एक से ज्यादा भी हो। अंडरस्टूड? तो एक ही आपको वैल्यूज बतानी है। इफ द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट 11, -9। कहने का मतलब ये है कि इसका ये तो सेंटर रहा और सर्कल एक पॉइंट से पास कर रहा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 11, -9। और उसका इन्होंने डायमीटर बता रखा है। डायमीटर किसके इक्वल है? यहां पे जो डायमीटर इन्होंने बता रखा है वो इन्होंने बता रखा है 10√2 यूनिट। ठीक है भाई, आपको यहां पे एक ही वैल्यू बतानी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन आसान इसलिए है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इस सेंटर को एनी पॉइंट विच इज पासिंग, एनी पॉइंट जिसके थ्रू सर्कल पास कर रहा है उससे ज्वाइन करूं तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है? रेडियस के इक्वल होती है। ये बात तो सबको पता है, रेडियस कि अगर मैं सेंटर को सर्कल के किसी पॉइंट से ज्वाइन करता हूं तो वो रेडियस बनेगा। डायमीटर की वैल्यू 10√2 है। रेडियस हमें पता है क्या होता है? डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा 5√2 यूनिट। गॉट इट? तो रेडियस आपको किसके इक्वल पता है? ये जो रेडियस है ना, ये 5√2 के इक्वल है। आप लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा होगा। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो x1, y1 और x1, y1, x2, y2, तो जो डिस्टेंस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, आप ऐसा सोचो ये आपका एक पॉइंट रहा, ये आपका दूसरा पॉइंट रहा और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 5√2। आपको बस यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला यहां पे लगाऊं, सो लेट्स सी, आई होप कि आपने ये कॉपी में ये डायग्राम बना रखा है, मैं वहां पे इसे सॉल्व कर रहा हूं। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करूं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 का स्क्वायर। तो इसको मैं मान लेता हूं x1, y1, इसे मान लेता हूं मैं x2, y2। तो आप x2 - x1 कर लो तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 2a - 11 का स्क्वायर प्लस 2a - 11 कर लिया ना, x2 - x1, y2 - y1 करो, मतलब a - 7 माइनस ऑफ -9। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा a - 7 माइनस ऑफ -9 करेंगे तो बनेगा आपका +9 और उसका स्क्वायर। और ये जो डिस्टेंस है ना वो किसके इक्वल है? ये डिस्टेंस इक्वल है 5√2 की। बस आप इसको अब यहां पे सॉल्व करने वाले हो। कभी भी जब दो स्क्वायर रूट्स हो आप सॉल्व कैसे करते हो? जल्दी से दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो। अगर दोनों साइड में स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के एंटी ऑपरेशन होते हैं। अगर आप स्क्वायर रूट का स्क्वायर करोगे ना तो वो दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो ये किसके इक्वल आएगा? 2a - 11 स्क्वायर। अंदर में सॉल्व करूंगा तो 9 - 7 की वैल्यू 2 बनती है। ठीक है, तो ये रहा a + 2 का स्क्वायर इक्वल्स 5√2 का जैसे मैं स्क्वायर करूंगा ना तो ये बन जाएगा आपका 50। क्यों? 5√2 × 5√2, 5 5 जा 25, √2 × √2 2। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करता है 50 बनता है। इसे आपको एक्सपैंड करना होगा जल्दी से। मैं डायरेक्टली एक्सपैंड कर रहा हूं। a - b का होल स्क्वायर अगर ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा? a² + b² - 2ab। 2 2 जा 4, 4 × 11 करेंगे तो -44a। गॉट इट? a + 2 का स्क्वायर करते हैं, a² + b² और ये बनेगा प्लस का 2ab। ये किसके इक्वल है? ये 50 के इक्वल है। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करके देखूं इसे तो ये किसके इक्वल होगा? 4a² + a² करेंगे तो ये बनेगा 5a²। 121 में 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 125 -44a एंड प्लस का 4a, माइनस का 44 और यहाँ पे प्लस का 4, मतलब 44 का नुकसान 4 का फायदा। तो अल्टीमेटली आपको 40 का नुकसान ही होने वाला है। ठीक है ना? 44 का लॉस 4 का प्रॉफिट।
तो ये बनेगा माइनस का 48 और ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू 50 के इक्वल है। आप एक काम करो, इसे आप उठा करके इधर लेके आ जाओ, होगा क्या ये बनेगा 5a² 125 और ये 50 अगर इधर आएगा तो ये माइनस का 50 होगा, ठीक है। तो 125 माइनस 50 करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 75 के इक्वल और यहां आ गया माइनस का 48 और ये वैल्यू बन गई 0 के बराबर। अब आप देख रहे हैं आपके 5 कॉमन फैक्टर है, 5 सब में आ रहा है, 5 को कॉमन निकाल लो, ये बनेगा a² माइनस 8a प्लस 15 इक्वल्स 0। फिर मैंने वो जीरो प्रोडक्ट लॉ वाली बात, 5 तो 0 हो नहीं सकता, तो आप एक काम करो 5 को इधर भेजेंगे तो वो अल्टीमेटली 0/5 0 ही बनेगा, तो आपको a² माइनस 8a प्लस 15 की वैल्यू 0 मिल गई। ये आपका गवर्निंग इक्वेशन हो गया जो हम यहीं पे छोटे से जगह में सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या है, a² माइनस 8a और वहां पे 15 है तो इसे हम ब्रेक करेंगे माइनस 3a माइनस 5a में। a अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो ये बनेगा a माइनस 3 माइनस 5 कॉमन निकालूंगा बनेगा a माइनस 3 इक्वल्स 0। फैक्टर्स बनाएंगे बनेगा a माइनस 5 इंटू a माइनस 3 बराबर 0। यहां पे अगर आप जीरो प्रोडक्ट लॉ फिर से लगाओगे, अगर दिस इंटू दिस 0 हो रहा है, a इंटू बी 0 हुआ मतलब या तो a 0 या b 0, तो अगर a माइनस 5 को 0 करेंगे तो a की वैल्यू 5 आ जाएगी, a माइनस 3 को 0 करेंगे a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये दोनों आपके आंसर्स आएंगे। याद रहे मैंने क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अभी क्वेश्चन में ऐसे s दिखे ना तो दोनों कान आंख खड़े हो जाने चाहिए कि आपकी एक से ज्यादा वैल्यूज भी आ सकती हैं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आप एक बार इस घर पे फिर से बनाने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये क्वेश्चन देखने में आसान है और वास्तविकता में भी आसान है। क्वेश्चन ये है कि दो ट्रायंगल हैं आपके सिमिलर है, ठीक है। सिमिलरिटी का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो और साथ साथ आप उसे डिकोड करते चलो। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या क्या कंडीशन होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर ABC और PQR अगर आपके सिमिलर दिए हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, पहला मतलब तो ये निकलता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल P के, एंगल B किसके बराबर होगा, एंगल Q के, और एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल R के, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, आपको दिमाग में सोचना है, ठीक है। ये तो एंगल वाली कंडीशन हो गई। और दूसरा इनके साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। कहने का मतलब कि AB अपॉन PQ की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होगी, पहले दो लेटर्स AB, यहां पे पहले दो लेटर्स PQ, अब दूसरे ये ले लो B और C ले लो, यहां पे Q और R आ गए, तो BC अपॉन QR ये किसके इक्वल होगा, ये AC अपॉन PR के इक्वल होगा। तो ये अगर आपको दो ट्रायंगल कभी भी सिमिलर दिखे ना तो ये दो कंडीशंस हमेशा बैठते हैं, ठीक है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, प्रोपोर्शनल। आपको इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने AB की वैल्यू बता रखी है, आपको BC बता रखा है, AC बता रखा है और PR बता रखा है। आपसे पूछा गया है कि PQ प्लस QR की वैल्यू बताओ, तो दिमाग लगाना है, ठीक है। आप सोचो आपको साइड लेंथ वाली प्रॉपर्टी चाहिए ना, सिमिलर होने पे एंगल्स की प्रॉपर्टी ये होती है, साइड लेंथ की प्रॉपर्टी ये होती है। आपको क्वेश्चन में यहाँ पे साइड लेंथ के बारे में पूछ रखा है इन्होंने, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे। AB और PQ है क्या, नहीं, AB और PQ नहीं है, तो आप इसे ऐसे ही लिख लो। AB मतलब 6, PQ बताया नहीं इन्होंने, तो मैं PQ को ऐसे ही रहने देता हूं, इक्वल्स BC अपॉन QR। BC और QR ये भी नहीं, BC है बट QR नहीं है, BC की वैल्यू 4 है, QR है ही नहीं, इसे आप ऐसे ही रहने लो। बेसिकली 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब आगे देखते हैं, AC अपॉन PR है ना, AC की वैल्यू क्या है 8 और PR की वैल्यू है 6, तो ये बनेगा 8 cm अपॉन 6 cm। अब देखो ये आपका गवर्निंग इक्वेशन हो गया, जल्दी से इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तो मैं किसी को किसी से इक्वेट कर सकता हूं। और 8/6 को मैं सॉल्व करता हूं ना तो ये बनता है 4/3। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, एक बात याद रखना है, ठीक है। रेशियो इज यूनिटलेस क्वांटिटी। आपने ये डिवाइड किया तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी कट गया ना, तो ये 4/3 के इक्वल होगा। आप एक काम करो, आप इससे इसके साथ इक्वेट कर दो, तो 6 सेंटीमीटर अपॉन PQ अगर मैं 4/3 से इक्वेट करूंगा तो आप एक बात बताओ PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन गया 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर को 4 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। PQ ऊपर गया, 3 इधर, 4 नीचे, इसे सॉल्व करेंगे तो बनेगा 4.5 सेंटीमीटर। ये किसकी वैल्यू है, PQ की।
अगर मैं इस वाले को फिर से इससे इक्वेट करूं तब क्या बनेगा, ये देख लो आप, 4 सेंटीमीटर अपॉन क्यू आर इसके इक्वल है, ये 4/3 के ही इक्वल है। तो 4 से 4 तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 3 इधर मल्टीप्लाई होकर के क्या बनेगा, क्यू आर भी बनेगा 3 सेंटीमीटर के इक्वल। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था पी क्यू प्लस क्यू आर, मतलब अगर मैं 4.5 में 3 ऐड करूं तो वैल्यू किसके बराबर बनती है, 7.5 सेंटीमीटर के बराबर। आपसे पी क्यू और क्यू आर पूछा ही है, आपसे पूछा क्या कि पी क्यू और क्यू आर को जोड़ेंगे तो कितना आएगा।